$4 बिलियन यानी 33,000 करोड़। अगर ये पैसा आपके LIC के थ्रू किसी प्राइवेट कंपनी की इमेज बचाने में लगाया गया हो तो क्या सुप्रीम कोर्ट खुद एक्शन लेगी या फिर ये मामला और मामलों की तरह चुपचाप दब जाएगा? इसी बारे में बात करेंगे आज की इस वीडियो में। क्या चीफ जस्टिस BR गवई अडानी ग्रुप सरकारी मंत्रालयों और LIC अधिकारियों के खिलाफ सू मोटो कार्रवाई करेंगे जब उन पर जनता का पैसा खतरे में डालने का आरोप लग रहा है, या फिर कोर्ट फिर से खामोश रहेगी? सू मोटो का मतलब होता है कोई केस आए बिना कोर्ट खुद से कार्रवाई शुरू कर दे। जब मामला जनता के हित का हो, बड़ी स्केल पर पैसे या ट्रांसपेरेंसी का सवाल हो तो सुप्रीम कोर्ट खुद पहल कर सकती है। 2014 से पहले सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स कई बड़े मामलों में खुद से ही प्रोसेसिंग करते थे, जैसे 2G स्पेक्ट्रम केस। उस टाइम मीडिया रिपोर्ट्स आई कि स्पेक्ट्रम गलत तरीके से बांटा गया। देन इस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद नोटिस लिया और CBI जांच का ऑर्डर दिया। नतीजों में 122 टेलीकॉम लाइसेंस कैंसिल किए गए। देन आता था कोल एलोकेशन, कोलगेट के मामले में। जब कोलगेट फाइलों में गड़बड़ी का मामला सामने आया तो उस टाइम भी सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो निगरानी शुरू कर दी थी। कई ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस पर भी कार्रवाई हुई। इन केसों में कोर्ट ने ये नहीं कहा कि कोई शिकायत आए तो देखेंगे। कोर्ट ने खुद स्टेप उठाया क्योंकि मामला पब्लिक के पैसे और गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा था। इसी तरह आज एलिगेशंस लग रहे हैं कि LIC और गवर्नमेंट फंड्स के $4 बिलियन यानी लगभग 33,000 करोड़ रुपए अडानी को बचाने में इस्तेमाल किए गए और ये जनता का पैसा है। इसीलिए बड़ा सवाल उठता है कि क्या CGI गवई वैसे ही सो मोटो कार्रवाई करेंगे जैसे 2014 से पहले कोर्ट करती आई थी, या फिर इतने बड़े एलिगेशंस पर भी खामोश रहेगी? और इसी सिचुएशन को समझने के बाद जब आज के एलिगेशंस पर नजर डालते हैं तो पिक्चर और भी ब्लर हो जाती है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी LIC पर एलिगेशन है कि उसने अडानी ग्रुप को पब्लिक फंड से करीब $3.9 बिलियन यानी 32,000 से 33,000 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि उस टाइम अडानी की कंपनियों पर लोन का बोझ था। न्यूज़ग्राम की एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये इन्वेस्टमेंट अकेली LIC द्वारा नहीं बल्कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और नीति आयोग के इंस्ट्रक्टेड डॉक्यूमेंट्स के साथ किया गया था। यानी पब्लिक इंश्योरेंस पेंशन पॉलिसी होल्डर्स का पैसा एक प्राइवेट ग्रुप अडानी की फाइनेंशियल क्राइसिस से उभरने के लिए इस्तेमाल किया गया था। मान लो आपने LIC में अपनी पेंशन या इंश्योरेंस जमा कर रही थी। अब वही पैसा LIC अचानक बिना आपको इन्फॉर्म किए उस पैसे का इस्तेमाल अडानी की कंपनियों का लोन पे ऑफ करने में कर दे ताकि वो प्रॉब्लम से बाहर आ सके। लेकिन अगर वो बिजनेसमैन पहले से ही विवादों में हो, कर्ज में डूबा हो, फिर भी सरकार उसे हमारे पैसे से हेल्प कर रही है तो ये तो गलत ही है। और यही है जनता के पैसों को पर्सनल इंटरेस्ट बचाने के लिए इस्तेमाल करना। LIC का मेन काम है लोगों की इंश्योरेंस पॉलिसीज और उनकी सेविंग्स सेफ रखना। अगर उसने ये पैसा रिस्की कॉर्पोरेट बॉन्ड्स या शेयर्स में लगा दिया है तो न सिर्फ पॉलिसी होल्डर्स का भरोसा टूटता है, बल्कि अगर वो कंपनियां डूब भी जाएं तो जनता को अपना पैसा गंवाना पड़ सकता है। इस मामले को कुछ लोग क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं, मतलब प्राइवेट इंडस्ट्रियलिस्ट प्लस गवर्नमेंट प्लस पब्लिक इंस्टीट्यूशन, ये तीनों मिलकर पर्सनल प्रॉफिट के लिए जन धन का दुरुपयोग कर रही हूँ। यही कारण है कि जब ये एलिगेशन सामने आए तो लोगों की नजरें सीधे LIC पर टिक गई। और ठीक इसी मोड़ पे LIC ने जवाब तो दिया, पर एक अजीब बात हुई। इन्होंने स्टेटमेंट तो दिया पर उस स्टेटमेंट पर किसी ऑफिसर का साइन नहीं था। इन एलिगेशंस को LIC ने पूरी तरह झूठा बताया, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा सवाल खड़े कर दिए वो थी उनकी अनसाइंड स्टेटमेंट। मतलब इनकी तरफ से स्टेटमेंट तो आया लेकिन उस पर किसी एक भी सीनियर ऑफिसर का नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर नहीं थे। अब यहाँ पे सबसे बड़ा शक यहीं से पैदा होता है कि अगर वाकई सब कुछ ट्रांसपेरेंट और सही था, अगर इन एलिगेशंस में जरा भी सच्चाई नहीं थी, तो फिर LIC का कोई टॉप ऑफिसर सामने आकर कैमरे पर या कम से कम अपने नाम से इसे गलत क्यों नहीं साबित कर पाया? एक गवर्नमेंट इंश्योरेंस कंपनी जो करोड़ों इंडियंस के पैसों की जिम्मेदार है, अगर इतनी बड़ी खबर पर विदाउट नेम स्टेटमेंट देती है तो फिर पब्लिक का भी भरोसा कैसे बनेगा? लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ऑफिसर खुद इस मामले से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं? क्या उन्हें डर है कि आगे चलकर जवाबदेही की रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर आएगी, या फिर सिस्टम के अंदर कुछ ऐसा है जिसे बाहर आने से रोका जा रहा है? ये पूरा रवैया ये दिखाता है कि इनकार तो कर दिया लेकिन जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, और यही चीज लोग सबसे ज्यादा डाउटफुल मान रहे हैं। अब सवाल उठता है कि ऐसे मामलों में सिर्फ एक इंस्टीट्यूशन नहीं बल्कि पूरी रेगुलेटरी सिस्टम कहां है? सेबी हो, IRDAI हो, या खुद सुप्रीम कोर्ट हो? बड़े कॉर्पोरेट्स और पॉलिटिकल मामलों में इनका साइलेंस रहना अब तक एक पैटर्न की तरह दिखने लगा है। मतलब रेगुलेटरी पैरालिसिस, जब देश के वो इंस्टीट्यूशन जिनका काम है निगरानी करना, जांच करना और गलतियों पर कार्रवाई करना, वो लगभग रुक सी गई है, खासकर जब मामला बड़े कॉर्पोरेट या पावरफुल पॉलिटिकल लोगों से जुड़ा हो। इसका मतलब आप ऐसे समझिए, सेबी का काम जैसे शेयर मार्केट में गड़बड़ियों की जांच करना है, IRDAI का काम इंश्योरेंस कंपनीज पर नजर रखना है, और सुप्रीम कोर्ट का काम पब्लिक के इंटरेस्ट वाले मामलों पे स्ट्रिक्ट कार्रवाई करना है।
लेकिन रीसेंट सिचुएशन को देखते हुए लगता है कि ये इंस्टीट्यूशन जांच करने से पहले ही पीछे हट जाती हैं, खासकर जब मामला किसी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट या सरकार के करीब के लोगों से जुड़ा हो। पहले सुप्रीम कोर्ट और रेगुलेटर्स करप्शन या घोटाले की छोटी सी भी खबर पर तुरंत एक्शन लेते थे, चाहे मामला कितना भी बड़ा क्यों ना हो। कोई फर्क नहीं पड़ता था कि कौन शामिल है और कौन नहीं, कंपनियों के लाइसेंस तक कैंसिल कर दिए जाते थे। सीबीआई को तुरंत जांच सौंप दी जाती थी। लेकिन आज वही इंस्टीट्यूशंस या तो चुप रहते हैं या जांच को इतना डिले कर देते हैं कि मामला ठंडा पड़ जाए। इसी को रेगुलेटरी पैरालिसिस कहा गया है, यानी पावरफुल लोगों के मामले में देश की वॉचडॉग एजेंसियां अब वॉच नहीं कर रही हैं, सिर्फ देख रही हैं, वो भी बिना कुछ किए। और जब ये पैरालिसिस इतना गहरा हो चुका हो तो जरूरी है याद करना कि कभी हालात ऐसे बिल्कुल नहीं थे। एक टाइम था जब मामूली सी खबर भी सामने आए तो अदालतें और एजेंसीज तुरंत हरकत में आ जाती थी। 2014 से पहले इंडिया में एक कल्चर था, जैसे ही किसी बड़े घोटाले का नाम आता था तो कोर्ट और एजेंसियां तुरंत एक्शन लेती थी, भले ही एलिगेशन साबित हुए हों या नहीं, लेकिन जांच और कार्रवाई तुरंत शुरू हो जाती थी। जब 2G स्पेक्ट्रम केस हुआ था तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे बड़ा एक्शन लिया था। 2G स्कैम का एलिगेशन ये लगा कि सरकार ने कुछ कंपनियों को सस्ते में टेलीकॉम स्पेक्ट्रम दे दिया है। एविडेंस उस टाइम पूरा क्लियर नहीं था, पर सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक फैसला दिया। 122 टेलीकॉम लाइसेंस सीधे कैंसिल कर दिए गए। गवर्नमेंट की पॉलिसीज को मनमानी और गलत कहा गया। सीबीआई को ऑर्डर दिया गया कि इस मामले में हर बड़े ऑफिसर और मंत्री की जांच करो। मतलब बिना फाइनल प्रूफ के भी सिस्टम ने तुरंत एक्शन लिया ताकि सच्चाई सामने आए। बाद में कई लोग सबूत की कमी से बरी हो गए, लेकिन उस टाइम तुरंत गलत को गलत माना गया और बड़े फैसले लिए गए। सरकार ने तब भी एक्शन लिया जब कोलगेट COAL एलोकेशन स्कैम कोल सामने आया। इसमें क्या हुआ ना, कोल ब्लॉक्स गलत तरीके से एलोकेट हुए, ऐसा एलिगेशन लगा। देन सुप्रीम कोर्ट ने उस टाइम क्या किया, 214 कोल ब्लॉक्स एलोकेशंस कैंसिल कर दिए। सीबीआई इंक्वायरी का ऑर्डर दिया और कई टॉप ऑफिसर्स और पॉलिटिशियंस पर केस लगे। फिर से केस बाद में ज्यादातर वीक निकले, कई एक्विट हो गए। बस उस टाइम जुडिशरी ने तुरंत एक्शन लिया। ये वो टाइम था जब सिस्टम कमजोर नहीं बल्कि जागा हुआ था। पर टाइम बदला और इसके साथ ही एक अजीब सी खामोशी भी आने लगी। उसी देश में, उसी जुडिशियल सिस्टम में 2014 के बाद हालात बिल्कुल उल्टे दिखाई देते हैं। 2014 के बाद से हालात ऐसे बने हैं कि देश में, जिसे अमृतकाल कहा जा रहा है, उसी टाइम जुडिशियल सिस्टम और जांच एजेंसियों की एक्टिवनेस पर भी सबसे बड़े सवाल उठने लगे। पहले जहां कोर्ट और एजेंसियां छोटे से छोटे एलिगेशन पर भी तुरंत कार्रवाई करती थी, वहीं अब बड़े बड़े मामले में या तो जांच शुरू नहीं होती या फिर मामला चुपचाप बंद कर दिया जाता है। पेगासस जासूसी मामला, जिसमें जर्नलिस्ट, नेताओं और एक्टिविस्ट की जासूसी के आरोप थे, उसमें आज तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला। पीएम केयर फंड, जो जनता के चंदे से बना फंड है, उसकी ट्रांसपेरेंसी पर भी सवाल उठे, मगर कोर्ट ने जांच के ऑर्डर नहीं दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड्स, जहां करोड़ों रुपए का पॉलिटिकल फंडिंग का खेल सामने आया, उसे भी सालों तक टाला गया, जबकि ये डेमोक्रेसी की ट्रांसपेरेंसी का सीधा मुद्दा था। और जब हिंडनबर्ग ने अडानी ग्रुप पर सीरियस एलिगेशन लगाए, तब भी कोई स्ट्रॉन्ग जांच की शुरुआत नहीं हुई। कई मामलों को बिना डिस्कस के शांत कर दिया गया, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इन सभी एग्जाम्पल से पता चलता है कि 2014 के बाद से सिस्टम में एक तरह की साइलेंस आ गई है, जहां सिटीजन्स के खिलाफ या छोटे मुद्दों पर कार्रवाई तेज होती है, लेकिन जब बात बड़े कॉर्पोरेट या पॉलिटिकल पावर से जुड़े सवालों की हो, तब जुडिशरी और एजेंसियां दोनों की तरफ से साइलेंस देखने को मिलता है। और यही साइलेंस आज जनता के भरोसे पर सबसे बड़ा हमला करती है। पहले सुप्रीम कोर्ट देश के लोगों का सबसे बड़ा रक्षक माना जाता था। इसी कोर्ट ने कभी सीबीआई को केज्ड पैरेट कहा था, मतलब सरकार के दबाव में काम करने वाली एजेंसी। तब कोर्ट ने पावर में बैठे लोगों को भी बिना डर सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया था। लेकिन आज हालात उल्टे दिख रहे हैं। स्पीकर का कहना है कि अब सुप्रीम कोर्ट का रोल रक्षक से दर्शक बनता जा रहा है। जहां पहले कोर्ट ताकतवर लोगों से जवाब मांगता था, अब ऐसा लगता है कि वही ताकतवर लोगों को ढाल दे रही है, जैसे कि बड़े कॉर्पोरेट ग्रुप्स को फ्यूचर में भी किसी स्ट्रिक्ट जांच से अप्रत्यक्ष प्रोटेक्शन यानी इम्यूनिटी दे दी गई हो। सीधी बात यह है कि पहले अदालत क्वेश्चन करती थी, अब खामोश बैठकर सिर्फ देखती हुई लगती है। इस बदलाव से आम लोगों में यह डर बढ़ रहा है कि अगर जुडिशरी ही सवाल नहीं पूछेगी तो ट्रांसपेरेंसी, जवाबदेही और जनता के पैसों को सेफ कौन रखेगा। और तभी ही उसी साइलेंस का डर मार्केट, इन्वेस्टमेंट और उनके अपने पैसे पर भी भारी पड़ने लगता है। जब सरकार के कहने पर लोग शेयर मार्केट या अपने पैसे इन्वेस्ट करते हैं और उनका पैसा नुकसान में चला जाता है, या फिर LIC जैसे इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स की सेफ्टी की बजाय किसी बड़ी कंपनी या इंसान की इमेज बचाने में लगे रहते हैं, तो ये सिचुएशन लोगों में डर और डाउट पैदा करती है। इस बीच अगर सुप्रीम कोर्ट या अदर इंस्टीट्यूशन इस पर स्ट्रिक्ट कदम नहीं उठाती और चुप रहती है, तो सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जनता के पैसों और
भरोसे की रक्षा कौन करेगा? यानी इन्वेस्टर का भरोसा, सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और जनता में डर और असुरक्षा, यही पब्लिक ट्रस्ट इरोजन के फैक्टर हैं। और यही सोच हमें सीधे सुप्रीम कोर्ट के रोल और उसके बदलते स्वरूप की तरफ ले जाती है। इंडिया में कभी सुप्रीम कोर्ट को जनता की आखिरी ढाल माना जाता था, यानी वही इंस्टीट्यूशन जो ताकतवर लोगों को भी जवाब देने पे मजबूर कर देता था। लेकिन अगर अदालतें अब सो मोटो यानी अपनी पहल पर आम जनता और देश हित के मामलों में कार्रवाई करना बंद कर दे, तो ताकतवर लोग बिना रोक टोक के काम करेंगे और इन्वेस्टर्स का भरोसा टूट जाएगा। असली अमृतकाल तभी शुरू होगा जब सिस्टम सिर्फ सरकार या बड़े दलालों की नहीं, बल्कि आम जनता के पैसों और हक की रक्षा करेगा। जैसे आज हम देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की चुप्पी और बड़ी कंपनियों के मामले सीधे आम लोगों के पैसे और भरोसे को इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक उसी तरह टेक्नोलॉजी और एआई भी हमारी इकोनॉमी, जॉब्स और आईटी इंडस्ट्री को सीधे बदल रही हैं। अगर एआई के फैसले आईटी कंपनियों और एम्प्लॉय को इफेक्ट कर सकते हैं, तो सोचिए कि वही टेक्नोलॉजी आपके पैसे और फ्यूचर पर क्या असर डाल सकती है। इसीलिए हमारी ये वाली वीडियो, जिसका टाइटल है इज एआई किलिंग इंडियन आईटी कंपनीज, जहां हमने एआई के इफेक्ट के बारे में बात की है, इसे जरूर देखें।